हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। आज डे 6 है। हम 2+3 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। 5 दिन में 10 चैप्टर करे हैं। जिन बच्चों के बेसिक स्ट्रांग नहीं थे, जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, वो केवल और केवल उन 10 चैप्टर को कर लें। ये 4 चैप्टर उन बच्चों के लिए हैं जो पूरे साल मेहनत करके आए हैं और आगे भी करते रहेंगे अगले 3-4 दिन। ठीक है। जिनको बिल्कुल मैथ्स से डर लगता था, जिनको लगता था मैं फेल हो जाऊंगा, प्लीज वो 10 चैप्टर पर ही फोकस करिएगा। इन 4 चैप्टर को करने की जरूरत नहीं है। साफ बोल रहा हूँ, सुखी भी रहता हूँ इसलिए। ठीक है। तो ये 4 चैप्टर कौन से हैं? ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ा दम लगाना पड़ता है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें मेमोराइज करनी पड़ती है, बहुत सारी कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स 6 मार्क्स का इसका वेटेज है। एक 5 नंबर का सवाल, एक 1 नंबर का सवाल एमसीक्यू दिखेगा। सरफेस एरिया, वॉल्यूम और ट्राइंगल। कुछ बातें हैं जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम है। अगर बच्चों इसमें आपको फॉर्मूले याद है, अगर आपको इसमें फॉर्मूले याद है, फॉर्मूले, और आपने एनसीईआरटी के वो 15-16 सवाल करे हुए हैं, मतलब वो 15-16 सवाल जितने भी हैं वो अगर करे हुए हैं, बिलीव मी, आप एग्जाम में चले जाओ। वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वो चैप्टर है जहां से सीधा सीधा एज इट इज सवाल आपको एनसीईआरटी से ही दिखेगा, कोई कुछ नहीं आने वाला, बाहर से नहीं आने वाला। फॉर्मूले अगर याद है, रेडियस दे देगा, वॉल्यूम निकालना होगा तो इजीली निकाल सकते हैं। रही बात एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, ये अगर आपने एक बार एनसीईआरटी से कर लिया है, प्लीज एनसीईआरटी को दोबारा रिवाइज कर लो, पूरा हो जाएगा, डन है। ट्राइंगल की बात करो तो आज मेरे साथ क्लास कर लो, क्योंकि बहुत सारे सवाल इसमें ऐसे जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, अगर आपको बीपीटी रटा हुआ है तो आप उसकी एप्लीकेशन लगा लो। ठीक है। कुछ 2-4 सवाल ऐसे जो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, ट्रेपेजियम वगैरह के सवाल दे रखे हैं, वैसे सवाल आते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो यहाँ आपको चीजें लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी, मेहनत करनी पड़ेगी। डन है बच्चों? चलिए, ठीक है बेटा। तो ये है, थोड़ा मेरे साथ दम लगाओ। ट्रिग्नोमेट्री साल पर अगर करिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दम लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करूंगा मैं, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करूंगा। देखो कुछ बातें हैं यार, देखो ये पूरा साल हो गया है, क्या मुझे जरूरत है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस बताने की? मुझे जरूरत है? मुझे जरूरत लगता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिकॉल कराऊंगा। बट यार देखो, पूरे साल मेहनत करके आए हो, अगर आप अब भी किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड हो रहे हो तो ये आपका गलत है, कतई मानना। ठीक है। क्योंकि आप दूसरे पर डिपेंड होकर के आगे कब तक जाओगे? 10th चले आओगे, 11th चले आओगे, 12th चले आओगे, भाई आगे बर्बाद हो जाओगे। ठीक है। इसलिए क्योंकि पूरे साल मेहनत करनी होती है, नहीं करिए तो कोई बात नहीं, एक बार बता दे रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेहनत तुमने करनी चाहिए थी, तुमने नहीं करी। चलो, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अगर मैं इस एंगल, अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, ये 90 का होगा, और 90 की जस्ट अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस होती है। ये पूरा साल भर पढ़ना होता है, जो कि आपने पढ़ा नहीं। अब अगर मैं इस एंगल को थीटा लेता हूँ, इस एंगल को थीटा लेता हूँ, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। क्यों 90 माइनस थीटा होगा? क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए। ये 90 ऑलरेडी हो गया, तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। तो ये एक थीटा, दूसरा 90 माइनस थीटा। डन है। अब अगर मैं थीटा के अब देखो, थीटा के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो ये वाला एंगल परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये एंगल बेस हो जाएगा। बट अगर मैं 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में बात करूं तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके लिए ये बेस हो जाएगा। डन है। ये चीज बताई थी, समझ में आती है बात? अब यहाँ आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? वो ये होता है कि अगर आप h का स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा p के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ये बात आपने 1 अप्रैल 2024 से लेकर के मार्च 6 अप्रैल हो गई है आज, सॉरी मार्च 6 मार्च हो गई है, 6 मार्च 2025 तक की पूरी बातें हैं, जहां लगभग लगभग आके 331 दिन हो जाते हैं। नहीं पढ़ी तो मेरी गलती थोड़ी है इसमें। अब ये है, अब इसके बाद आपको रेशियो याद करना होता है, तो रेशियो में एक बार लिख दे रहा हूं, कॉपी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। रेशियो क्या होता है? रेशियो आपका साइन थीटा का, जैसे रेशियो थीटा का मतलब कोई भी एंगल होगा, इसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। इसका जस्ट उल्टा रेशियो होता है कॉसेक का, तो कॉसेक का रेशियो हो जाता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ऐसे ही मैं सेक थीटा की बात करूं तो वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और इसका जस्ट उल्टा होता है कॉस थीटा, जो कि आपका होता है, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कॉस थीटा होगा, ये कॉस थीटा होगा, और इसका जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा। इसका जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। फिर आपका आता है टेन थीटा। टेन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा, जो कि होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये क्या 6 रेशियो याद करने होते हैं? कोई बड़ी बात नहीं होती। पूरा साल बच्चों को 6 रेशियो याद नहीं होते। अगर तुम्हें पूरे साल 6 रेशियो याद नहीं हो रहे हैं तो तुम्हारा लेवल है कतई बेकार। ठीक है, इस पे तुम्हें विचार करना चाहिए।
ठीक है, चलिए। डन है बच्चे पार्टी? आप बोलेंगे हाँ जी सर हमें ये चीजें क्लियर है। चलो ये रेशियो होता है, डन है क्या? पक्का? अच्छा, उसके बाद इसमें और क्या क्या आता है? तो उसमें आता है बेटा कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, जैसे जैसे आपको ये प्रॉपर्टी याद करनी होती है। जैसे एक प्रॉपर्टी आपकी हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पूरे साल बच्चों को याद करना होता है, जो कि आपको याद होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ठीक है जी। अब अगर मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करूं तो इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, बार बार लिखेंगे तभी याद होगा। अगर आप ये कॉन्फिडेंस में रह रहे हैं तो यहाँ पर अगर मैं साइन थीटा को इधर रखूं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस स्क्वायर को इधर रखूं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही तो बताया था मैंने आपको। डन है, क्लियर है? ये दो प्रॉपर्टी होती है। ओके, ऐसे ही नीचे वाले में अगर आप देखोगे तो नीचे वाले में हो जाएगा, अगर आप सेक स्क्वायर थीटा को इधर रखे तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। डन। फिर नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉसेक को उधर रखो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये प्रॉपर्टी होती है जो कि मुझे लगता है कि आपको याद होनी चाहिए। डन है? ये प्रॉपर्टी याद है सभी को? डन। अच्छा, अब एक चीज बताओ यार, सुनो मेरी बात। जैसे आपके सामने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ? सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर 1। ए प्लस बी माइनस बी लगा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक थीटा प्लस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर? सवाल देता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई एम बराबर 1 है, तो एम की जगह पर क्या आएगा? तो एम की जगह पर क्या आएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ऐसे सवाल भी आते हैं। उसके बाद जैसे एक और प्रॉपर्टी बन जाएगी आपकी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां भी तो मैं ए प्लस बी माइनस बी लगा सकता हूं। तो ए प्लस बी माइनस क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहां लगा दो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, याद करनी पड़ती है। बार बार लिखोगे याद होगा, लिखोगे याद होगा, ऐसे तो नहीं होगा। डन है क्या? ये प्रॉपर्टीज है, इनसे बाहर कुछ नहीं आता। क्लियर है बच्चों? आप बोलेंगे हाँ जी सर। डन है? बोलो आगे बढ़ जाऊं? बढ़ जाऊं आगे? चलो, अरे यार अभी रुक जा। अब कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे टेन थीटा को हम क्या क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और ऐसे ही हम टेन थीटा को एक और चीज लिख सकते हैं। हम टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा, क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। मतलब टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। तो अगर आपको दिया है टेन और उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में, टेन और उसी का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में अगर दिया, जैसे टेन मल्टीप्लाई कॉट, तो वो 1 हो जाएगा। ये चीज समझ में आती सभी को? अच्छा, ऐसे ही हम साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, लेकिन अगर इसी के रेसिप्रोकल मल्टीपल में दिया है, जैसे साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब ये सर कैसे हो रहा है? साइन का मतलब 1 अपॉन कॉसेक होता है, तो साइन की जगह 1 अपॉन कॉसेक रखोगे, कॉसेक से कॉसेक क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं सेक की बात करूं तो सेक, सॉरी कॉस की बात कर लेता हूं पहले, है ना।
कॉस की अगर बात करूं कॉस थीटा, तो ये होता है 1/sec थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ ना, यहां से हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि कॉस थीटा मल्टीप्लाई अगर सेक थीटा है तो इसको हमने 1 लिखना है। डन है? आप बोलेंगे हाँ जी सर, ये बेसिक बातें हमको क्लियर थी, हमने याद नहीं करी, वो हमारी गलती थी। अगर आपने याद नहीं करी तो अभी भी आपकी गलती है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ना कोई टीचर खड़ा होगा, ना कोई व्यक्ति खड़ा होता है, खड़े होता है आपका दिमाग केवल। ठीक है, बाकी तो और भी चीजें होती है, पर दिमाग आपको वहां पर अलर्ट में होना चाहिए, आप ही का दिमाग होगा। ठीक है, आप आंसर नहीं कर पाओगे, लिख भी नहीं पाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कर ही नहीं पाओगे, ये मेरा तजुर्बा कहता है। ठीक है, चलिए ये है सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री कंक्लूजन। डन है क्या बेटा? चल, अब कुछ स्टार्टिंग के बेसिक सवाल है। मेरा ये मानना है कि बेसिक सवाल अगर आपने नहीं करे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है लास्ट बैच सीरीज का, उसके अंदर एक ट्रिग्नोमेट्री नाम का चैप्टर मैंने कराया था 2 घंटे के अंदर, वहां बेसिक करा रखा है, जाके बेसिक कर सकते हैं। बेसिक वही रहेगा, आज पढ़ो, 2026 में पढ़ो, 27 में पढ़ो, 30 में पढ़ो, 35 में पढ़ो, अगर सीबीएसई ने एनसीईआरटी नहीं चेंज करी तो। और 2006 से इन्होंने चेंज भी नहीं करी है, 2006 से 19 साल हो गए। ठीक है, अब आप कहोगे सर वो तो कोविड के बाद चेंज हुआ था। भाई वो सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, सिलेबस काटा था, मतलब और भी छोटा हो गया था। दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। चलो अगला ये सवाल देखेंगे, साइन थीटा बराबर 1/3 है, सेक थीटा की वैल्यू पूछी गई है। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और सेक का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। जो भी हो 3 ऊपर रहेगा, 3 ना तो यहां ऊपर है ना तो यहां ऊपर है, इन दोनों में देख लो। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे परपेंडिकुलर दिया है, मुझे बेस निकालना पड़ेगा। बेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है h² माइनस p² का अंडर रूट। तो बेस कैसे निकलेगा? अंडर रूट h², h का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, p मतलब 1, मतलब 9 माइनस 1 8, रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं भैया? 2 रूट 2 लिख सकते हैं। कैसे पता लगा सर? रूट 8 का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई 2, 4 रूट से बाहर आएगा 2 बन जाएगा, और अंदर रूट 2 रहेगा, 2 रूट 2 ऊपर नीचे रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्की बात है क्या? सवाल तो ऐसे आएंगे बेटा, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, सवाल तो ऐसे आएंगे। ठीक है जी, बताओ। साइन ए बराबर 3/5 कॉट ए। कॉट ए का मतलब क्या होता है? कॉट ए का मतलब होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। यहाँ पर परपेंडिकुलर 3 दिया है, हाइपोटेनियस 5 दिया है, 3 4 5 का ट्रिपलेट है, यानी कि बेस 4 होना चाहिए, ऊपर 4 आएगा, ऊपर 4 आएगा, नीचे 3 आएगा, 4/3 बी आंसर। डन है? समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, मेहनत करके आनी चाहिए भाई, बेसिक नहीं बता सकते इधर। अब जिसको देखना है उसको देखो। 4 सेक थीटा बराबर 5 माइनस 5 बराबर 0 है, कॉट थीटा की वैल्यू पूछी है। भाई कॉट थीटा का मतलब क्या होता है? कॉट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब अगर 5 को उधर ले जाऊंगा तो 4 सेक थीटा बराबर 5, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? 5/4। सेक थीटा का मतलब होता है क्या? हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा? यहाँ से 3 आएगा, यानी कि ऊपर 3 आंसर आना चाहिए, ऊपर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, नहीं है समझ में? आ रहा है तेरे को समझ में? तो सॉल्व कर लो ना, पहले मुझसे पहले कर लिया करो, इतना तेज दिमाग होना चाहिए। हाँ ऊपर 3 ही तो आएगा, क्या दिक्कत है भाई? अरे कॉट थीटा परपेंडिकुलर नहीं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है भाई? तो गलत कर रहा है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक सेकेंड, बेस की वैल्यू कितनी है? 4, ऊपर 4 तो 2 ऑप्शन है, परपेंडिकुलर बेस आपका 4 है, परपेंडिकुलर 3, 4/3। अरे यार सी है, सॉरी। ठीक है, थैंक यू बेटा। डन है? कोई दिक्कत? रेशियो याद कर लो। हाँ गधा है वो, क्या करें? आगे बढ़े क्या? बढ़ जाएंगे, फटाफट करने होते हैं। चलो ये बताओ, 2 एंगल बराबर है, 2 एंगल बराबर है, साइन सी का वैल्यू पूछा है, राइट एंगल ट्राइंगल,
एबीसी है जहां पर एंगल ए पर 90 का कोण बना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ए पर 90 का कोण बना है तो ए ये रहेगा, ये बी रहेगा और ये सी रहेगा। ये 90 है और दोनों बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, इसका मतलब ये कितने डिग्री का होगा? 45 45 होगा कि नहीं होगा? बोलो कोई दिक्कत? अगर ए बी और ए सी बराबर है तो इसका मतलब अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो अगर ये 90 तो ये 45 बेटा समझ में आई कुछ ये बात? ठीक है। वैल्यू ऑफ साइन सी पूछिए। साइन सी की वैल्यू नहीं कि साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू रूट एक बटा रूट 2। डन? कोई दिक्कत? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं यार? बताओ बेटा, समझ में आया अश्मित? चलो, क्योंकि ये 45, क्योंकि दोनों बराबर है ना, ए बी बराबर ए सी, तो अगर ए बी बराबर ए सी है तो इसके अपोजिट एंगल बराबर होने चाहिए। जब एक 90 का हो गया तो दोनों का सम 90 होगा, 90 का आधा कर तो 45 45 बच गया। साइन सी का वैल्यू पूछा तो साइन सी पे कितना एंगल है? 45 का है, 45 की वैल्यू होती है 1 बटे रूट 2। बाकी और तरीके बहुत सारे यार, इसको एक मानो, इसको एक मानो, वो रूट 2 निकलेगा, वैल्यू पुट करो, ठीक है। हाँ यार, फालतू की बातें नहीं करनी, पूरे साल मेहनत करनी होती है, करिए आप लोग, मुझे पता है। ये एनसीईआरटी के सवाल है, मुझे लगता नहीं करवा के बैठा दिए मैंने, है ना। एनसीईआरटी कराने का कोई फायदा नहीं बार बार। ये टेबल याद होनी चाहिए, नहीं याद है करो। याद है ना सबको? हाँ ठीक है। अब क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, चलो एक आध सवाल कर लेते हैं पुराने। साइन थीटा बराबर 1 है, द वैल्यू ऑफ 1 बट्टा 2 साइन थीटा बट्टा 2। थीटा बट्टे 2 का मतलब एंगल का आधा करना है। साइन थीटा 1 है, साइन 90 पे तो 1 होता है, साइन 90 पे 1 होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90। तो 1 बट्टा 2 साइन 90 का हाफ कितना होता है? 45। 1 बट्टा 2 45 का मान कितना होता है? तो आंसर आ जाएगा 1 बट्टा 2 रूट 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डन है। अब ऐसा तो नहीं है यार कि मैंने ऑफलाइन बच्चों को वही स्लाइड पढ़ाई, फिर मैंने एक बार ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा दिया लास्ट बैच सीरीज में यही चीज, मैं दोबारा फिर से उसको पढ़ाऊं, तो ये एक मिसगाइडेंस हो गई। बच्चों ने एक बार कर लिया कंप्लीट तो सेल्फ प्रैक्टिस करो, समझ में आता है? सेल्फ प्रैक्टिस करो, उसके बाद तो बच्चों को ये बोलना चाहिए कि सेल्फ प्रैक्टिस करो भाई, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी ये वैल्यू पुटिंग के सवाल करा दिए लास्ट बैच वाले में, जाके चेक करेंगे। आप लोग करके आए हो ना? करके आए हो ना आप लोग? लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। ऐसे सवाल बहुत घूम फिर के देखे मैंने, सवाल में बहुत पेपरों में आते हैं ये सवाल। तो जैसे आप देखोगे क्या देखा, साइन ए माइनस बी बराबर 1 बट्टा 2, कॉस ए प्लस बी बराबर 1 बट्टा 2, ये वैल्यू दे रखी है, ए बी से बड़ा है, ए और बी बताना है। कुछ नहीं करना होता सवालों में, ये सवाल करके जाने हैं, 3 मार्क्स में बता रहा हूँ, दिखते हैं बेसिक में तो आते ही आते हैं 100%, बट यहाँ पर स्टैंडर्ड वालों की भी बात होगी। तो 1 बट्टा 2 कब होता है साइन? 1 बट्टा 2 कब होता है? 30 डिग्री पे। तो आपको पता है साइन 30 बराबर 1 बट्टा 2 होता है, तो इसका मतलब a माइनस बी बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। आपको पता है cos 60 पे 1 बट्टा 2 होता है, आपको पता है cos 60 डिग्री पर 1 बट्टा 2 होगा, इसका मतलब a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a और b का मान पूछना है, इक्वेशन 2 कर लो। क्या, कौन सा हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था, कौन सा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दोनों को ऐड करेंगे तो एडिंग, आराधे समझ में आता है? एडिंग 1 एंड 2, जब आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो b से b कट जाएगा, 2a बराबर 90, तो a की वैल्यू 45 बेटा और b की वैल्यू 15। कोई दिक्कत? पक्का? 3 मार्क्स में इतना पूरा ढंग से करा देना उसको। 3 मार्क्स में बेसिक वाले प्रिपेयर करेंगे, 2 नंबर में स्टैंडर्ड वाले, ठीक है। क्या आपको ऐसे सवाल और करने हैं? बिल्कुल करने हैं, तो मैंने करवा भी दिए हैं ये सवाल, ये वाला पढ़ना है, ठीक है। ये सेम सवाल है, करना है। उसके बाद ये देखो यहां पर कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना। साइन ए प्लस बी, तो 2 साइन ए प्लस बी बराबर √3, तो यहां पर साइन ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? √3 बटा 2। √3 बटा 2 कब होता है? 60 डिग्री पे होता है, तो इसका मतलब a प्लस बी का वैल्यू कितना? 60, ठीक है। तो यहां पर लिख देना सिंस साइन 60 बराबर √3 बटा 2।
ठीक है, डन है। और कॉस कितने पे 1 होता है? 0 पे, 0 पे। तो इसका मतलब a माइनस बी की वैल्यू 0। ए बी की निकाल देंगे। ध्रुव बेटा बताओ a की वैल्यू कितनी है? और b की भी 30, b की भी 30। ये आएगा। तरीका बता दिया मैंने, एक बार करो बात करो। अरे सबको आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग कर रहे हो ना? बस बेटा आप तमीज से करके जाओ, ठीक है। तेरे को आ रहा है बेटा? चलो ये बता रहा था मैं, क्या होगा इसका आंसर बताओ फटाफट से। सेक माइनस 10 बराबर m, तो सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा? 1/m। अभी मैंने इसको फॉर्मूले में बता दिया था कि ये चीज होने आएगी। मैंने क्या नहीं समझ में आया? ठीक है, चलो अब थोड़ी प्रूविंग के से पहले और थोड़े एमसीक्यू कर लेते हैं यार। प्रूविंग से पहले थोड़े और एमसीक्यू जो मैं नए लेकर आया था इसमें, ऐसा करेंगे। कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, मतलब कॉस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x। नहीं आया समझ में? कैसे करना है? अरे सुनो, इसको ऐसे लिख लो ना, कॉस स्क्वायर थीटा का ये स्क्वायर हो सकता है, ये माइनस साइन की पावर 4 है तो साइन की पावर 2x की पावर ये हो सकता है। ये तुम्हें क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। जब तुम्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। आशी बेटा ये समझ में आया आपको? यार स्क्वायर इसलिए करें ना, इसका 4 ही हो जाएगा वो। इसका मतलब क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1 होता है। हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या ऊपर ऐसा कोई ऑप्शन है? ऊपर तो नहीं दिख रहा मुझे ऐसा कोई ऑप्शन, तो मुझे कोई ना कोई करना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये दिख रहा है, देखो गलत बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होना चाहिए। डन है? अब इन तीनों ऑप्शन में से एक आंसर हो सकता है, तो एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। देखो ये कॉस की टर्म में, ये कॉस की टर्म में और ये साइन की टर्म में। कॉस साइन, दो कॉस की टर्म में एक साइन की टर्म। मैं एक काम करता हूं, इस वाले को साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कॉस का एक्सपोर्ट करके देखता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बेटा। ध्यान रखेंगे अब, क्योंकि ये साइन किसका था? माइनस का था, तो अंदर जाके सबके साइन बदल देगा वो। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1। एक अच्छी बात बोलूं, क्योंकि मैं बहुत सारी अच्छी बातें बोलता हूं, बोलूं बोलो बोल देता हूं। तो फॉर्मूला लिख लो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसी का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसी का एक और फॉर्मूला होता है कॉस 2x। ये 11th, क्योंकि आने वाले थोड़े दिनों में 11th में, कितने दिन के बाद आ जाओगे 11th में? 3 दिन के बाद, है ना? पास हो ही जाओगे मुझे पता है। तो जो बच्चे मैथ लोगे, तो जब अप्रैल में सेशन स्टार्ट होता है तो पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री ही होता है, पहले दिन ही फॉर्मूला यही पढ़ा देता हूँ। देखा 10th और 12th 11th में अंतर कितना हो जाता है? एक फार्मूले पे 4 फार्मूले पढ़ रही हो, तो तुम कहते हो 10th का लेवल ई टफ है, जे है वो है, ये फॉर्मूला होता है। ऑल्दो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, 2 दिन बाद पेपर है, उस पेपर में नहीं आएगा ये, बट ये फॉर्मूला है। डन है क्या? ठीक है, ठीक है जी। क्लियर है बेटा?
तो वैसे भी अगर आपको ये फॉर्मूले मैंने करा दिए होते तो आपको पता लग जाता कि ये होगा। डन है, डन है बेटा। इश्मित ऐसे कायदे से बैठ जाओ बेटा। अच्छा ये तो वैल्यू निकालनी है। प्रूविंग 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 दिस वन। थीटा बराबर 15 डिग्री है तो ये वैल्यू निकालनी है, कोई बात नहीं। देखो एमसीक्यू में ना मुंह मत रखो। कितना आएगा 45, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, 15 चौके 60, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा 1। समझ में आया? थोड़ा हवा में चल रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 अगेन 2 से 2 कट जाएगा यानी कि प्लस का 1। अब आप ये जानते हैं, आप ये जानते हैं, क्या जानते? कुछ नहीं जानते तुम, जानते हो पता क्या? 1 माइनस, ऊपर वाले में माइनस रहेगा, नीचे वाले में प्लस रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो कैसे तरीका करने का? ठीक है, पूरा सॉल्व करके बताता हूं। देखो तेज बनना सीखो, तेज। आज के दौर में ना, आज के दौर में ये मायने नहीं रखता कि आपको कितनी चीजें आती हैं। आज के दौर में ये मायने रखता है कि आपको आती हैं प्लस कितनी स्पीड से आती हैं। लिबर लिबर वाली काम मत करो, आगे कंपटीशन लड़ना है तब। अगर जिंदगी में कुछ नहीं करना तो लिबर लिबर करते रहो। ठीक है, मैंने कैसे बताया तरीका पता समझ में आया? ऊपर माइनस रहेगा क्योंकि मुझे पता लग गया यहाँ से माइनस साइन है, 1 माइनस समथिंग रहेगा, यही आंसर है। ये तो हो नहीं सकता। आओ पूरा करके बताता हूँ, वही बताऊंगा। √2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस √2 अपॉन √2 नीचे हो जाएगा, 1 प्लस √2 अपॉन √2 हो जाएगा। √2 से √2 कट गया, आंसर क्या आया 1 माइनस √2 अपॉन 1 प्लस √2। क्या समझ में आ गई पूरी बात? ठीक है, जब मैंने पहले बताया था दिमाग थोड़ा सोचने लगा कि नहीं? सोचने वाले बच्चे बनोगे तो ठीक है। और किसी पर डिपेंडेबल मत हुआ करो कतई भी, खुद पढ़ा करो। इस सवाल को देखेंगे, कॉट स्क्वायर 45। देखो कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, साइन 30 यानी कि 1/4, पीस 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2। ठीक है, बात समझ में आई भाई? नहीं समझे क्या? क्या बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं? कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, उसका स्क्वायर 1/4। अब तुम्हें अगर वैल्यू याद नहीं होगी तुम्हें करने का हक ही नहीं बनता। तुम 100 टीचरों से पढ़ लो, 500 टीचरों से पढ़ लो, वैल्यू खुद याद करनी पड़ेगी। P मल्टीप्लाई साइन थीटा 1/2 कॉस 60 1/2, 4 1 4 माइनस माइनस 1 यानी कि 3/4, और यहां से क्या आया P इंटू 4, P की जगह पे क्या आएगा 3 आएगा। कोई दिक्कत? दिक्कत बेटा कुछ समझ में आ रहा है? चलो, साइन थीटा माइनस कॉस, आपको पता है पट्टे में 17 आएगा क्योंकि 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, ये हटा दो, ये तीनों है। आपको पता है कि ये tan का मतलब साइन अपॉन समथिंग होगा, तो साइन 15 15 में से 8 गया, 7/17 ऑप्शन नंबर है। डन है, आओ पूरे तरीके से करते हैं। अच्छा दूसरी बात ये भी था कि आप 8 देखो 8 15 17 का ट्रिपलेट तो पता है ना आपको। देखो इधर आपको पता है इन दोनों के हाइपोटेन्यूज में क्या आएगा। बेटा क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? मत करो, सीधा होके बैठो, आप मत करो। देखो इधर आपको पता है कि 17 ट्रिपलेट है, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, नीचे 17 आएगा कंफर्म। क्या दूसरे दो नंबर होंगे 8 और 15 ही होंगे? क्या कोई ऑप्शन यहाँ पर माइनस का दिख रहा है? नहीं। 8 में से 15 माइनस होगा तो माइनस का 7 आएगा, अब 15 में से 8 ही माइनस होना तो 7 आना, तो भी आंसर सीधा, लॉजिक बिना लगाए। तेज बनो। लेकिन अब कैसे करेंगे? देखो यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू 15/8 आएगी, यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये क्या बेस,
हाइपोटेनियस क्या आएगा 17, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 15/17 माइनस 8/17, 7/17 ही आएगा, 7/17। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलो, टेन थीटा रूट 3, टेन 60 पे होता है, 60 पे होता है, 2x प्लस 40 बराबर 60, तो 2x बराबर 20, x बराबर 10, खत्म सवाल। ऐसे सवालों पे अगर लिखोगे तो तुम्हें काला पानी की सजा होगी, लिखना नहीं ऐसे सवालों पे। टेन 60 बराबर रूट तीन होता है, 2x प्लस 40 बराबर 60, 40 उधर गया तो 20 बचेगा, तो 2x बराबर 20, x की वैल्यू 10। ठीक, पूरा तरीका जानो। टेन 60 डिग्री बराबर रूट 3 होता है, यानी कि 2x प्लस 40 पे क्या आएगा 60 आएगा, तो 2x बराबर 60 माइनस 40 20, x की वैल्यू 10। एक तरीका ये भी था करने का, एक तरीका जो मैंने बताया वो भी करना था, वो हवा में सोचा आपने। अगर दिमाग है तो सोच पाओगे, नहीं है तो नहीं सोच पाओगे। ठीक है, क्लियर है? अब ये नहीं है कि मैं करके आया हूं भाई, मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं, समझ में आया कि नहीं? हाँ, चल, ए कॉट थीटा बराबर बी, ये एक एमसीक्यू में भी आ सकता है, और आपको वैल्यू इसकी पूछी है। क्या मैं कॉट थीटा को क्या मैं कॉट थीटा को लिख सकता हूं बी अपॉन ए, लिख सकता हूं। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, बी अपॉन में कॉस की वैल्यू बी, साइन की वैल्यू ए। डन है। एक तरीका ये करने का था, लेकिन अगर ये नंबर 2 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आता है, तो ऐसा नहीं करोगे, तब इसको ऐसे नहीं करोगे। कैसे करोगे तब? कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस बी और परपेंडिकुलर ए, तो हाइपोटेनियस क्या आएगा चेक करो, हाइपोटेनियस आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, यही आएगा ध्रुव बेटा। अब वैल्यू पुट करनी है केवल, अब वैल्यू पुट करनी है। ए साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है ए, हाइपोटेनियस क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन में ये, तो क्या आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में, तो ये आपका हो जाएगा बी इंटू बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो जाएगा भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है इससे ही कट जाएगा, आंसर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? अब ये तरीका तब करोगे जब ये सवाल 3 मार्क्स में आ रहा है लिखने को, बट अगर आपको एमसीक्यू में आ रहा है तो आपको तरीका मैंने बता रखा है। कॉट का मतलब होता है कॉस अपॉन में साइन, कॉस अपॉन में साइन, तो कॉस की जगह पर बी पुट करोगे, साइन की जगह पर ए, यहाँ पे ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बी इंटू बी क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आंसर विल बी सेम। ठीक है, तरीके दोनों बताए थे, आ रहा है समझ में? लिखो बेटा, लिख के प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। आ रहा है ना समझ में? कैमरे में क्यों नहीं देखते? चलो देख लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? चलो एमसीक्यू होते हैं खत्म,
ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं करे हैं प्लीज बच्चों, कहां से देखना है? एमसीक्यू लास्ट बैच से बहुत क्वेश्चन कराए थे मैंने वहां पे। चलिए बनाइए। ध्रुव हवा में सोच रहा है क्या? मंत्र पे टापना कर लो प्लीज। स्क्वायर वहां लगा होता है। चलो बेटा, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, चलो कर लो फटाफट से कर लो। देखो बेटा, ये हो जाएगा 10 2 थीटा बराबर 3 माइनस उधर जाएगा। अच्छा यहाँ पर √3 भी तो है। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 10 2 थीटा बराबर 3/√3, ये तो हो जाएगा। अब मैंने एक चीज सिखाई है आपको कि इस 3 का मतलब क्या है। इस 3 का मतलब ऊपर वाले 3 का मतलब √3 मल्टीप्लाई √3 ही तो है, और नीचे √3, इससे ही कट गया। यानी कि 10 2 थीटा क्या हो जाएगा? √3। यानी कि 1060 की तो वैल्यू होती है, ये 1060 की वैल्यू तो होती है √3। यानी कि 2 थीटा किसके बराबर? 60 के। तो थीटा कितना आ गया? 30 के। तो cos 30 का मान कितना होता है भैया? √3/2। डन है क्या? बेसिक में 2 नंबर में सवाल आते हैं ऐसे, स्टैंडर्ड वाले भूल जाए कैसे सवाल आएंगे। स्टैंडर्ड वाले भूल जाए ऐसे सवाल एमसीक्यू में आ सकते हैं जरूर। ठीक है, चलो सर बच जाऊं आगे, बढ़ो बेटा। चलो चलो बेटा, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। ये सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना चाहिए, है भाई। चल बनाएंगे। ये सवाल है आपके सामने, इसको प्रूफ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। क्या लिखा है? मैं कह रहा हूं जो बेसिक वाले हैं ना वो भी करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड में ये सवाल आ रहा है 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में। चलो करें, देखेंगे बच्चों। हो गया बेटा, वेरी गुड यार आराध्या, आप तो बहुत तेज क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो। चलो देखना, 1 प्लस कोट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां पर हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और इसके अपॉन में सेक क्यूब को लिख सकता हूं 1/कॉस क्यूब, माइनस कॉसेक क्यूब को लिख सकता हूं 1/साइन क्यूब। अब एक बच्चा ये कह रहा है सर आपको कैसे पता लगा इसको इसमें ही बदलना है? तो मैंने रिपीटेडली बोलता हूं कि अगर आप एक टर्म को साइन कॉस में बदल रहे तो श्योर करो कि सारे के सारे साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो सारे के सारे साइन कॉस में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि यहां भी साइन कॉस के बारे में पूछा। ये लॉजिक लगाना होता है इसमें, ठीक। उसके बाद तो सब मालिक का खेल होता है कि आपको प्रॉपर्टी याद है तो कर लोगे। चलो दूसरा स्टेप, साइन कॉस और 1 का एलसीएम साइन इंटू कॉस थीटा होगा, क्योंकि यहां पर 1 है तो यहां पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा।
यहां साइन है तो कॉस ऊपर हो जाएगा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस है तो ऊपर साइन हो जाएगा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। यहां हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और पूरे के अपॉन में क्या रहेगा, साइन का ये मल्टीप्लाई यहां कर दो तो साइन क्यूब ए, कॉस की मल्टीप्लाई यहां कर दो तो कॉस क्यूब ए, और अपॉन में हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ए क्यों कह रहा हूँ, थीटा ही तो होगा यहाँ भी, इंटू कॉस क्यूब थीटा। यहां तक सभी को बातें समझ में आई? आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलिए, क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? आप बोलेंगे हाँ जी सर। कुछ बेटा समझ में आ रहा है ना? चलो, अब ऊपर बहुत ध्यान से देखो, ये बन गया a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये पूरा मल्टीप्लाई में है तो प्रॉपर्टी बन गई। क्या प्रॉपर्टी बनी कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फॉर्मूला किसका बन गया, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बन गया। तो ये जो ऊपर, ये जो आपको इतना दिखाई दे रहा है, ये वाली चीज, ये पूरी मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सीधा सीधा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। ये हो गया यहां तक। इसकी मल्टीप्लाई यहां होती है और इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी, तो आपको पता है ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, तो इसको हम एक दूसरे से क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है, तो जब हमने ऐसा किया तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा यानी कि साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन से एक साइन कटा, कॉस से एक कॉस कटा, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका आंसर हो गया। सर इतना इजी करा दिया आपने? हाँ बेटा, इजी ही पढ़ाते हैं। इजी का मतलब टफ चीज को इजी वे में करा सकते। यहां पर लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ। अगर 5 में आता है तब भी इतना ही लिखना है। ठीक है जी, कितने स्टेप में करा, 1 2 3 4 5 स्टेप में सवाल करना। डन है? क्लियर है बच्चों? आप बोलेंगे हाँ जी सर। एनडीए वगैरह कंपटीशन दोगे ना, एनडीए वगैरह का? कितने लीकर खड़े हैं एनडीए में जरा बताना। एनडीए ये दे रखा है ये, और ऑप्शन में होता है ये, ऑप्शन में ये जो प्रूफ करा है ना, ये ऑप्शन में होता है। लहर निकल जाएगी वहां, निकालो देखें। थीटा की थीटा क्या कह रहे बेटा? अरे यार कोई नहीं, नहीं है सॉरी, वो ए था, मैंने थीटा लिख दी, सॉरी। ये थीटा को ए लिखते जाना भाई इसमें। ठीक है, हाँ। एनडीए सीडीएस सीएपीएफ सुना है इन चीजों के बारे में? ठीक है जी, एक बार उठा के देखना मैथमेटिक्स की। चल चलो बनाओ ये। इधर देखो, अब एग्जाम में तो मैं हिंट नहीं देगा, लेकिन तुम्हें पता है किसका सवाल है, एनसीईआरटी का है। उसमें लिखा हुआ है कि बोथ साइड को आप एलएचएस बराबर एलएचएस प्रूफ करते चले। ये वो सवाल है, 3 मार्क्स में आएगा। अभी रिसेंटली यूपी बोर्ड का पेपर हुआ, उसमें सवाल था। चलो, तो कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1/sin ए।
माइनस साइन ए, सेक पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा? अच्छा यहाँ लिख देना भाई टेकिंग एलएचएस, है ना, टेकिंग एलएचएस। दूसरा स्टेप हो जाएगा साइन इंटू साइन, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तीसरा स्टेप होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इस कॉस से ये कटा, इस साइन से ये साइन कटा, क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए। इससे ज्यादा सिंपलीफाई नहीं होगा ये। तो जब ये पता लग गया मुझे कि जब ये आगे नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा अब, टेकिंग आरएचएस। तो इसको लिख सकता हूं टेकिंग आरएचएस। कोई दिक्कत क्यों भाई, दिक्कत? चल तो जब ऐसा है तो कर लेते हैं टेकिंग आरएचएस। आरएचएस में 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए है, तो 1 अपॉन टेन ए को लिख सकता हूं साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। साइन ए कॉस ए का एलसीएम साइन ए कॉस ए हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए, तो साइन ए की यहां मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए, साइन कॉस स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहां पर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है जी बेटा, आराध्य बातें क्यों हो रही है यार? 1 अपॉन, इसका मतलब 1 होता है और अपॉन में क्या है, साइन ए कॉस ए। ये सबसे ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होती है, इसकी ऊपर होती है, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो LHS बराबर RHS, हेंस कोई दिक्कत है क्या? अरे बेटा कोई दिक्कत बेटा इसमें? चलो आगे बढ़े क्या बेटा? कोई दिक्कत थी क्या इसमें बेटा? हाँ पढ़ने वाले लगेगा बेटा। व्हाट इज द प्रॉब्लम? बनाओ। इफ cosec a बराबर √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। दो तरीके हैं सवाल करने के, एक आप यहां से इसकी वैल्यू निकाल लो जो कि 45 डिग्री आ रही है, दूसरा है कि इसको √2/1 मान के वो रख लो रेशियोज। तो मुझे लग रहा है कि वैल्यू वाला ज्यादा इजी है, वैल्यू वालों के लिए सबकी वैल्यू भी तो याद होनी चाहिए। तो देखो cosec 45 होता है आपका √2, तो यहां से एक की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √2, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? अरे बेटा क्या प्रॉब्लम है, कर लो सॉल्व। एक तो वैसे ही तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री आती है, प्लस कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, अपॉन 4 10 स्क्वायर है यानी कि इसकी वैल्यू 1 होगी, कॉस स्क्वायर का कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √2, इसका स्क्वायर कर दो। चलिए ये हो गया, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन √2 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 2। 2 से 2 कट गया इधर, 1 प्लस 3 4 होता है, 4 2 जा 8 माइनस 1 7 अपॉन 4, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ,
ये ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 8/7 आंसर है। ये आया बेटा 8/7। दूसरे तरीके से भी करके देखना, वहां से भी 8/7 ही आएगा। ठीक है जी, बताओ कोई दिक्कत है? ये तो एनसीईआरटी में अलग सवाल दिया था सेपरेटली करने वाला। चलो जरा ये करते हैं भाई, करेंगे। सिंपल होता है सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, लेकिन सिंपल होते हैं। बेटा क्या दिक्कत है, कर लो अपना अपना। आता है, करोगे बोर्ड सॉल्व बेटा। चलो तो ये सेम पैटर्न के सवाल है, डरना नहीं है। देखो जो स्टेप बता रहा हूं उसको एक बार खत्म होने के बाद प्रैक्टिस कर लेना, कुछ मत करो नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा बता रहा हूं वैसे कर लेना। 2-3 सवाल इस पे करवा रखे हैं मैंने, देखना ध्यान से। अंडरूट को तो अंडरूट ही लिखोगे पहले, सबसे पहले स्टेप में अंडरूट को अंडरूट लिखे रह दोगे। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, इधर जो लिखा है ना क्वेश्चन में उसको ऐसे लिख दो। अब जैसे नीचे 1 माइनस साइन ए है, अगर यहाँ प्लस होता तो मैं माइनस से करता, लेकिन यहाँ माइनस है तो मैं 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको कहते हैं रेशनलाइज करना, इसको कहते हैं रेशनलाइज करना। अच्छा यहाँ पर तो एक ही बार दे रखा है, जस्ट इमेजिन यहाँ पर प्लस करके एक और दे रखा होता तो हम 2 बार करते, दोनों को अलग अलग करते। तो ये हो जाएगा आपका अंडररूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार लिखा है, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है। नीचे a प्लस बी माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं। 2 स्टेप हो गए। तीसरा अंडररूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अपॉन कॉस स्क्वायर। डन है क्या यहां तक? अंडररूट इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। कैसे लिखा सर मैंने ये? एक बात आओ, क्लास 9 में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को मैं की चादर के नीचे ए अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, वही प्रॉपर्टी लगाई हमने यहाँ पे। डन। इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, यही बचा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब क्या कॉस ए को दोनों के साथ लिख सकता हूं, दोनों के साथ सेपरेट करके? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए होता है आपका सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है आपका टेन ए। ये चीज आपने यहां प्रूव कर दी। जब आप कॉपी लिख रहे होंगे अपनी, तो यहां पर आप लिखेंगे कि साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर 10a होता है, और 1 अपॉन कॉस ए बराबर सेक ए होता है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? इसमें एक चीज और पूछ सकता है, वो इसी सवाल को जस्ट और आगे बढ़ा देगा। वो ये कर देगा कि यहां पर उसने जस्ट इमेजिन ये ना दे करके, जस्ट इमेजिन ये ना दे करके आपसे बोला होता 1, आपसे बोला होता कि 1 अपॉन सेक ए माइनस 10a प्रूफ करो, ये बोला होता। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो आप स्टेप सारे यहां से यहां तक सेम होंगे। अब अगले स्टेप में आपने कुछ नहीं करना, सेक ए प्लस 10a अब यहां मल्टीप्लाई कर देनी है ऊपर नीचे किससे? अच्छा, सेक ए माइनस 10a अपॉन सेक ए माइनस 10a से। ठीक है,
जब ऊपर करेंगे ऐसा करेंगे तो ऊपर बन जाएगा फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या बन जाएगा सेक ए माइनस टेन ए। ऊपर 1 बन गया, नीचे क्या बन गया सेक ए माइनस टेन ए। समझ में आया कि नहीं? ठीक है बेटा, ये जो मैं बता रहा हूं समझ में आया बेटा किसी को? मैंने एक ही सवाल में आपको दोनों सवाल प्रिपेयर करा दिए। अगर वो ये पूछता है तो लॉजिक लगाएंगे आप केवल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? दोनों ही सवाल प्रिपेयर हो गए। चलो एक ऐसा सवाल और करते हैं। चलिए, ये रहा वो सवाल, करके दिखाइए। बनाई, अभी जो बताया मैंने बेटा वही करना है, इसमें कुछ नहीं करना। करो। चलिए मैं करवा देता हूं, अगर नहीं हुआ आप लोगों से तो। आई होप हो गया होगा। आराध्य हो गया? देखो कुछ नहीं करना। कॉसेक ए माइनस वन अपॉन कॉसेक ए प्लस वन, यहाँ प्लस है तो हम क्या करेंगे कॉसेक ए माइनस वन अपॉन कॉसेक ए माइनस वन। ठीक है, प्लस ये आपका एक अंडर रूट के अंदर है। अब इसे करो अंडर रूट के अंदर तो ये आपका हो जाएगा, अरे ऊपर लिखना पड़ जाएगा इसके, कोई नहीं, कॉसेक ए प्लस वन अपॉन कॉसेक ए माइनस वन मल्टीप्लाई कॉसेक ए प्लस वन अपॉन कॉसेक ए प्लस वन। ऊपर लिख दिया मैंने, हाँ, ताकि स्पेस मिले मुझे थोड़ा सा। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस वन का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन और इसका अंडर रूट प्लस। ठीक है, ये चीज समझ में आई? पीछे इसके जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस वन का होल स्क्वायर, और नीचे आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन और इसका अंडर रूट।
ये था इसका दूसरा स्टेप। तीसरा समझ लो, नीचे मैं लिख सकता हूं कॉट स्क्वायर है, इस बात को मानते हो बेटा? नीचे हो गया कॉट स्क्वायर है, तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूं कॉट थीटा, और यहाँ कॉसेक ए माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, और यहां लग जाएगा अंडर रूट, प्लस ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा और इसका होल स्क्वायर। आप ये स्टेप काटिएगा, बस मैंने एक स्टेप काट दिया है, आप पूरे स्टेप लिखिएगा। यहाँ रीजन जरूर लिखिएगा कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर है, ये रीजन जरूर लिखिएगा। इस स्क्वायर से रूट कट गया, इस स्क्वायर से रूट कट गया, तो जब आपने ऐसा किया तो ये हो गया आपका कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट, है ना। हमें प्रूफ करना है, सेक की फॉर्म में लेके जाना है। तो अगर हमको सेक की फॉर्म में लेके जाना है तो इसको हम लिख सकते हैं, बहुत ध्यान देना, कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन में साइन ए, प्लस ये भी हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, ये प्लस होगा यार, प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए अपॉन में साइन ए। अच्छा डायरेक्ट भी हो रहा था क्या? हाँ तो ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, इसको सिंपलीफाई भी करने की जरूरत नहीं है बेटा, बातें नहीं प्लीज। कॉट यहाँ भी है, कॉट यहाँ भी, तो कॉट क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा कॉसेक ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए प्लस का 1, प्लस माइनस कट गया आपस में, कॉसेक ए क्या हो गया? 2 कॉसेक ए, और अपॉन में कॉट ए। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए। अब आपको एक चीज पता है कि साइन ए से साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 अपॉन कॉस ए, और 2 अपॉन कॉस ए को हम लिख सकते हैं 2 सेक ए। यहाँ रीजन जरूर लिखिएगा कि 1 अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है? सेक ए होता है। डन है? इजी था? yes. अब एक चीज और, इक्का दुक्का जो स्टैंडर्ड के और होंगे उसको मैं अगली क्लास में कराऊंगा, बट बच्चों ये प्रूफ वाली स्लाइड से लेकर के, इस स्लाइड से लेकर के, इस स्लाइड से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 क्वेश्चन, ये 10वां, ये 11वां 12 13, ये सवाल आपको प्रूव के करने हैं, और मैं दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। द लास्ट बैच सीरीज में मैंने इसलिए आपको कल ऑफलाइन बोल दिया था कि पढ़ के आना है। द लास्ट बैच में से देखो, करना जिम्मेदारी है तुम्हारी जिम्मेदारी। क्यों? क्योंकि सवाल आएंगे इसी में से, अगर नहीं करोगे तो फंस जाओगे। आएगा एक ही, बट आएगा इसी में से। तो सारे के सारे द लास्ट बैच में से ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो निकालो और जाके इसको सॉल्व करो। द लास्ट बैच में ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो निकालो और अपने हिसाब से 2x पे लगाओ, 3x पे लगाओ, जैसे लगाना लगाओ, लेकिन करो सॉल्व। ठीक है जी, समझ में आता है? आप लोग तो करके आए थे, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि इससे आपका भी समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा। कोई फायदा नहीं दोबारा कराने का, वही चीज बार बार 10 बार करवाता रहूं, फिर लास्ट में कह दूं जो पढ़ा देता हूं वही आ जाता है। ठीक है, ऐसी भी रिसर्च नहीं करता मैं। चलो, सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम अगला चैप्टर है हमारा, सरफेस एरिया वॉल्यूम। अगेन बोलूंगा, ये चैप्टर में अगर फॉर्मूला याद नहीं हो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम, क्या फॉर्मूले याद है सभी को? नहीं याद होंगे बेटा, अगर फॉर्मूला याद नहीं तो कुछ ना हो सकता भाई, करना पड़ेगा बेटा, करने तो पड़ेंगे बेटा।
3D फिगर नहीं आ रहा इसमें। थ्री डी फिगर नहीं आते। हाँ भाई। है तो, कैसे नहीं है, कहाँ है भाई? ऑब्जेक्ट बूथ, टूल, सब्जेक्ट, ब्राउजर। अच्छा चलो छोड़ो यार, ऐसे ही बना लेते हैं। चलो हाथ से ड्रॉ कर लेते हैं। चलो देखो कितनी फिगर याद करने हैं आपको। सबसे पहले कौन याद कर लो अच्छे से। कौन की ये होती है हाइट, ये होती है रेडियस, और ये होती है आपकी स्लांट हाइट। एल का मतलब स्लांट हाइट, आर का मतलब रेडियस, और एच का मतलब हाइट। ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होता है पता होना चाहिए आपको। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा होता है सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर। और इसकी स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है, स्लांट हाइट जो कि एल होती है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। अब बहुत तमीज वाले बच्चे जानते हैं, क्योंकि ये 90 का एंगल होगा, और 90 का मतलब ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो यहां से वो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है। चलो अगला फिगर है, अगला फिगर है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का सी एस ए 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का टी एस ए 3 पाई आर स्क्वायर। फिर आता है आपका स्फीयर। स्फीयर की वॉल्यूम की अगर बात करूं तो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका सी एस ए नहीं होता क्योंकि टोटल ही होता है, टोटल इक्वल टू सी एस ए होता है, इसका याद रखेंगे, टोटल इक्वल टू सी एस ए, जिसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लिखेंगे फटाफट इसे यार, याद कर लो फटाफट। देखो कभी याद नहीं है तो 2 दिन की ताकत ला के याद कर लो। बेटा पढ़ लो। चलो
आगे और किस किस के फॉर्मूले याद रखने? सिलेंडर, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका CSA होता है 2 पाई आर एच, इसका TSA होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। CSA केवल कर्व वाला, CSA केवल कर्व वाला, CSA केवल कर्व होता है। और TSA में ये दोनों आ जाते हैं, सब ऐड हो जाता है। सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, लास्ट बैच फॉलो कर रहे होंगे उस चीज को, ठीक है। डन है। इसके बाद होता है आपका क्यूब, इसके बाद होता है आपका क्यूब। क्यूब, ये क्यूब है। क्यूब का वॉल्यूम होता है ए का क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब। इसका LSA लिटरल सर्फेस एरिया, 4 सर्फेस होती है, 4A स्क्वायर। इसका TSA 6A स्क्वायर। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। और लास्ट बट नॉट लीस्ट होता है आपका क्यूबॉइड L इंटू H होता है ना, तो इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा L इंटू B इंटू H। इसका LSA हो जाएगा 2HL प्लस में B, और TSA हो जाएगा 2LB BH प्लस HL। एक चीज और बहुत ध्यान रखना, जब दो क्यूब का वॉल्यूम सेम हो, जब दो, क्या बोला मैंने, जब दो क्यूब का वॉल्यूम सेम हो उनको जोड़ के क्यूबॉइड बनाया जाए। अगर वॉल्यूम सेम है और उनको जोड़ करके क्यूबॉइड बनाया जाए तो उस बनने वाले क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 10A स्क्वायर। वो क्या होगा? 10A स्क्वायर। आपको ये निकालना पड़ेगा, समझ में आया? तो मैंने क्या बोला, ये A स्क्वायर का मतलब ये जो A होगा ये साइड ऑफ क्यूब होगी, साइड ऑफ क्यूब होगी। समझ में आया? ये MCQ के लिए बता रहा हूं, MCQ के लिए बता रहा हूं, फटाफट हो जाएगा, मिनटों में, सेकंडों में। डन है? क्लियर है? अब उसका अगर वॉल्यूम दिया होगा तो वॉल्यूम से साइड निकाल लेना, साइड रख के पुट कर देना। ये चीजें हो गई आपकी। डन है? इतना बेसिक बताने का टाइम नहीं। डन है क्या? चलो सीधे आते हैं किस पर, क्वेश्चनों पर। इस क्वेश्चन को करेंगे, क्या कह रहा, हाइट एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर कोन आर 24 एंड 27, देयर स्लांट हाइट ऑफ द कोन। 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है, 25 इस क्वेश्चन का आंसर है। डन है क्या? क्लियर है? ठीक है जी। अब कैसे पता है सर? बेटा हाइट दी है 24, रेडियस दिया है 7, यानी कि h की वैल्यू 24, r की वैल्यू 7, स्लांट हाइट निकालनी है l। निकालने का क्या फॉर्मूला है? r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो l बराबर r का स्क्वायर 49 और h का स्क्वायर 576, 625 ही आएगा। 625 रूट के अंदर का मतलब 25 होता है। लेकिन जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझसे पढ़ते हैं, वो इसका आंसर विद इन सेकंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आंसर बच्चों को नहीं डालता, पूरा लिख लिख के बताऊं। डन है? आप बोलेंगे हाँ जी सर। अगला, अच्छा MCQ कर लेते हैं पहले यार, MCQ बहुत सारे थे इसमें तो। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 7। सॉरी, रेडियस दिया है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है हेमिस्फीयर का ना, क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। आंसर जो भी होगा 7 का मल्टीपल होगा, आंसर जो भी होगा 7 का मल्टीपल होगा। 7 के मल्टीपल तो तीनों है, तो हम यहाँ दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। पाई की फॉर्म में है सारे ऑप्शन, तो पाई को पाई रहने दो। 3 इंटू 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई पाई, 9 3 27, लास्ट में 7 आना चाहिए। इन तीनों के ऑप्शन में लास्ट में 7 नहीं आएगा, ऑप्शन बी के लास्ट में 7 आएगा। यह आंसर है। डन है बेटा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ
सॉलिड हेमिस्फीयर पूछा है, रेडियस 7 दी है। समझ में आया सभी को? अभी फॉर्मूला याद नहीं हो तो कैसे हो जाएगा? फॉर्मूला याद करो बेटा, फॉर्मूला। डन है। आंसर जो भी होगा 7 का मल्टीपल होगा, और लेकिन आंसर के लास्ट में 7 आना चाहिए। 49 9 3 27 7 ही आएगा। ठीक है, यहां नहीं लगाना, पाई के फॉर्म में दे रखे सारे आंसर। बेटा सीधे होके बैठ जाओ, बता रहा हूं मैं, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, सीधे होके बैठ जाओ, सीधे हो। चलो, इजी है सवाल, आप बोलेंगे हाँ जी सर। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 11/21। रेडियस पूछी है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चे? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 11/21 दिया। 3 से बच्चे जो कटेगा 7 बार, 3 से कटेगा 7 बार। पाई की वैल्यू होती है 22/7, राइट? पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो ऊपर 4 गुणा 22, क्योंकि 7 जो नीचे आएगा वो 7 से वो 7 कट जाएगा। चलो मैं पूरा लिख के बता देता हूँ, तुम थोड़े से दिमाग कम वाले बच्चे हो। 11/7, बहुत ध्यान से देखना, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया। डन है, आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमें पूरी बातें क्लियर है। तो आर क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 22 और 4 नीचे आ जाएगा, 22 और 4 नीचे आ गया, और ऊपर क्या बचा? 11 11 तो बचा बस, 11 से 2 बार कटेगा, 4 दूनी 8। आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 1/8। तो आंसर हो जाएगा 1/2। डन है? कैसे है, समझ में आया? भाई 2 का क्यूब 8 होगा ना, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर बराबर 1/, आर क्यूब बराबर 1/2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया, आर की वैल्यू 1/2। डन है? डन है? नहीं समझ में आया बेटा? स्मित कराऊं? नहीं आया बेटा? 7 से 7 कट गया, आर क्यूब 22 और 4 नीचे आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, 11 रहने दिया, 11 से 2 बार कर दिया 22 को हमने, 4 दूनी 8 बचा। आर क्यूब की वैल्यू 1/8 आई। अब 1/8 को मैं लिखता हूँ 1/2 का क्यूब, ठीक है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। यहां से आर की वैल्यू आई। क्या इजी सवाल है? बहुत इजी, कुछ है ही नहीं। द वॉल्यूम ऑफ कोन पूछा है, जिसकी हाइट आपको 3r दी है, रेडियस r दी है, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, 3 के सारे 3 के मल्टीपल है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन पूछा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? अगर जिस बच्चे को फॉर्मूला ही नहीं पता, क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर की वैल्यू आर ही दी है, पाई आर की वैल्यू आर ही दी है, तो आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू 3r दी है, 3 इंटू आर। 3 से 3 कट गया, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी। फॉर्मूला बेस्ड आता है, चाहे स्टैंडर्ड और बेसिक हो। मैं एक बात लिख के दे सकता हूँ, सरफेस एरिया वॉल्यूम में कुछ बार से नहीं जाएगा, बस इससे अच्छे से करके जाओ। लास्ट बैच वाले सर्विस एरिया वॉल्यूम सारे सवाल करेगा अच्छे से आके, ठीक है? ठीक, कुछ बार नहीं आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलो, ये समझ में आया स्मित वाला? चलो अगला सवाल देखेंगे। A solid sphere is cut into 2 hemispheres. The ratio of the surface area of a sphere of that the 2 hemispheres taken are together. दो solid sphere is cut into 2 hemispheres. 2 हेमिस्फीयर में काट दिया गया, स्फीयर को काट दिया, क्या आएगा आंसर? 2 हेमिस्फीयर आधे आधे में काट दिया, तो सर क्या पूछा है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर to that of the 2 hemispheres are taken together. सरफेस एरिया। अब बच्चों सुनो, सरफेस एरिया दिया है तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ही बात कर रही है, ठीक है? चलो देखना बहुत ध्यान से, इधर देखो ध्यान से। ये स्फीयर हो गया, ये स्फीयर हो गया। इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? क्या होता है फॉर्मूला? 4 पाई आर
यही होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब अगर इसको दो हिस्सों में बांट दूं, दो हिस्सों में बांट दूं, अगर मैं इसको दो हिस्सों में बांट दूं तो इस वाले का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 3πr²। और इस वाले का क्या होगा? 3πr²। क्वेश्चन कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या हुआ है? 4πr²। रेशियो पूछा है इन दोनों के सम का, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 2πr²। r² से r² कटा, पाई से पाई कटा, 4/6 यानी कि 2/3, 3/2 नहीं 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बहुत बच्चे यहाँ पर एक रेशियो एक लगाते हैं, वो कहते हैं कि दोनों उसी में से तो काटा है तो एक रेशियो एक ही होगा। गलत बात। फिर से क्या बताऊं भाई, इसका टोटल सरफेस एरिया 3πr² होगा, इसका 3π, दोनों का सम टुगेदर लेना है, दोनों का सम क्या होगा? 6πr²। उसका क्या है? 4πr²। πr² से πr² कट गया, 4/6 का मतलब 2/3 होता है। डन है, सिंपल है ना बेटा? मतलब नहीं नहीं नहीं, पहले क्या बोला? रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर पहले, टू दैट ऑफ टू हेमिस्फीयर टुगेदर, स्फीयर बाद में हेमिस्फीयर। अगर पूछा होता कि टू हेमिस्फीयर टू दैट ऑफ द स्फीयर, तब आंसर होता 3/2। ठीक है, मैंने बोला कि आपका आपके फादर से क्या रिलेशन है, तो मतलब आपका पापा से होगा। लेकिन मैं बोलूं कि आपके फादर का आपसे क्या रिलेशन है, दोनों में अंतर है ना? दोनों में अंतर है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल फर्क है। क्या आपको बातें समझ में आती हैं? आप बोलेंगे हाँ जी सर। अगला सवाल, वॉल्यूम ऑफ ए लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट बी कार्व आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्यूब है, बहुत प्यारा सवाल है, इतना मुझे सच में अच्छा लगता है सवाल ऐसे। देखो क्यूब जो है ना, उसकी साइड है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी जो क्यूब है ना, उसकी जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं इसके अंदर से मैक्सिमम वॉल्यूम का क्या निकालू? कोण निकालू। क्या निकालना है? कोण निकालना है। तो उसका मतलब जो मैक्सिमम वॉल्यूम का कोण निकलेगा, उसका जो बेस रहेगा वो पूरा का पूरा इस क्यूब किस पे रहेगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर पूरा का पूरा बेस बीत जाएगा तो उसका डायमीटर कितना होगा? 2 होगा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आया? और मैक्सिमम वॉल्यूम का निकालना है तो उसकी हाइट पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए? क्यूब की साइड के बराबर होनी चाहिए, यानी कि उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आप बोलेंगे हाँ जी सर। डन है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बेटा पूरी की पूरी हाइट लेनी पड़ेगी ना, जो उसके एज दिया है ना वो 2 ही है। ये चीज समझ में आ रही है? इसका क्या पूछा गया है? वॉल्यूम पूछा गया है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है मेरे बच्चे? 1/3 पाई r² h, ये तो होता है 1/3 पाई की जगह पाई रहने दो। r की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, h की वैल्यू 2 है, तो आंसर आ जाएगा 2/3 पाई। ठीक है, 2/3 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है जी, समझ में आया कि नहीं? बच्चा कह रहा होगा रेडियस क्यों नहीं लिए 2? भाई रेडियस कैसे 2 हो जाएगी? फिर तो कौन बाहर चला जाएगा ना उससे। समझ में आया कि नहीं? फिर देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा, मान लो एक क्यूब है, अगर मुझे मैक्सिमम कोण लेना है इसमें, तो पहली बात जो कोण होगा वो इतना ही चौड़ा होना चाहिए, इससे छोटा तो मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम इतना ही चौड़ा होना चाहिए, और उसकी हाइट जो है वो इसी के बराबर होनी चाहिए। अगर हाइट कम लोगे तो मैक्सिमम नहीं निकल पाएगा। मैक्सिमम तभी निकलेगा जब वो पूरा का सब कुछ टच करेगा, पूरा का पूरा बेस इधर टच करे और पूरी हाइट टच करे। समझ में आया? ये मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? मिनिमम बोलता ही नहीं, उसे पता है मिनिमम निकाल ही नहीं पाएंगे बालक। रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। टोटल रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है?
3 पाई आर स्क्वायर होता है सॉलिड हेमिस्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, आंसर आएगा 3 पाई रेशियो 1, 3 पाई रेशियो 1, ऑप्शन नंबर सी। समझ, तुम्हें सवाल समझ में आ रहे? बहुत देख लो ना क्या पूछ रहा है यार, अरे स्टैंडर्ड बेस्ड सभी सवाल थे ये तो मैंने करा दिए आपको। अब मैं रिपीटेड देखा, कभी कभी तो इसमें एमसीक्यू आता नहीं, कभी कभी इस पर एमसीक्यू आ नहीं रहा। अगर जब एमसीक्यू नहीं आ रहा तो सवाल 5 नंबर में आ रहा सीधा, और वो एज इट इज एनसीईआरटी का सवाल ही आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही चैप्टर है यार, तुम लोगों ने फालतू में इसका वो बना रखा है। ये देखो ये सवाल, क्या ये सवाल एनसीईआरटी का नहीं है? देखो सब पेपर के सवाल है, क्या ये सवाल एनसीईआरटी का नहीं है? क्या ये सवाल एनसीईआरटी का नहीं है? क्या आयरन फोल का सवाल एनसीईआरटी का नहीं है? क्या ये सवाल एनसीईआरटी का नहीं है? सारे सवाल लास्ट बैच में करा रखे हैं, सारे के सारे सवाल आ रहे हैं। देखो केस स्टडी बन गई, क्या ही बन गया केस स्टडी में, देखो जरा क्या ही बन गया केस स्टडी में, क्या बना दिया उन्होंने, कुछ नहीं बनाया। अ वर्ड सर्कस हैज द सेम रूट एज सर्कल इन अ क्लोज सर्कुलर एरिया, वेरियस एंटरटेनमेंट एक्ट इंक्लूडिंग ह्यूमन स्किल, पता नहीं मुझे क्या पूछा, फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, इस कोनिकल पार्ट के स्लांट हाइट पूछिए। ठीक है, a circus tent is cylindrical up to the height of 8 meter, circus tent is cylindrical up to the height, ठीक है, and conical above it, diameter of it base is 28 मीटर, ये 28 मीटर है, और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट कितनी है 8 मीटर है। ठीक है, और इसकी टोटल हाइट कितनी है 18.5, तो अगर इतनी हाइट 8 है तो ऊपर कितनी हो जाएगी 10.5 होगी कि नहीं होगी? आप बोलेंगे हाँ जी सर 10.5 होगी कि नहीं होगी। ठीक है, और 8 हो गई, और अगर इसकी रेडियस सॉरी डायमीटर दिया ना, अच्छा डायमीटर दिया, सॉरी डायमीटर दिया है तो ये तो 14 हो गई यार, अगर डायमीटर दिया है तो ये तो 14 हो गई, 14 ही है, 14 ही है। समझ में आ गया? क्या बोला है निकालने को? स्लांट हाइट पूछिए, स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। तो स्लांट हाइट क्या निकालना है? ये निकालना है आपका, एल निकालना है, एल निकालना है। कैसे निकालेंगे एल? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा एच की वैल्यू क्या दी है 10.5, और आर की वैल्यू क्या दी है 14, यही तो दी है, निकालो तो फिर यार, निकालो। डन है बच्चों, आप बोलेंगे हाँ जी सर हमें चीजें क्लियर है। अरे 10.4 का स्क्वायर 10.5 का स्क्वायर निकालना बेटा, 10.5 का स्क्वायर ऐसे निकाल लो, 105 बटे 10 105 का स्क्वायर होता है 11025 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 110.25। ठीक है, 110.25 और 14 का आएगा 96, तो ये कितना आ रहा है भाई 306 पॉइंट, किसका होता है 306.25, बताओ किसका होता है? बेटा करते क्यों नहीं हो? 17 8 से कितना होता है, 17 18 से कितना होता है 306, हाँ ठीक है 17 का है ये, मतलब 17.5 का है। ठीक है, देखो भैया आपका ये आया होगा, ये जोड़कर आपका आया होगा 306.25। ठीक है, दो तरीके हैं इसको करने के, एक तरीका पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा करके आप वैसे निकाल लें, और मेरा जो तरीका होता है वो ये होता है कि लास्ट में 2 5 है तो यहाँ पर 5 तो आएगा 0.5, फिर हमको ये चेक करना होता है
कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर की मल्टीप्लाई करके 306 कब आ रहा है, तो 17 की जब 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 306 आएगा। तो जो छोटा वाला नंबर होता है उसको इधर लिख देना होता है, ठीक है। तो आपकी स्लांट हाइट आ गई 17.5, ठीक है। देखो मैं एक तरीका बता रहा हूं, देखो मैं जब कंपटीशन में पढ़ाता हूं तब बताता हूं मैं चीजें। जैसे 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 यहां पर लिखा है 225, मुझे पता लगाना है कि किसका स्क्वायर रूट है। लास्ट के दो नंबर की जगह मुझे 5 लिख देना होता है सीधा, क्योंकि 25 आ गया लास्ट में। अब ये जो नंबर इसमें चेक करना होता है कि किन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर की मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, किस पे आ रहा है 2, 1 मल्टीप्लाई 2 ही तो आ रहा है, ये तो आ रहा है। तो जो छोटा वाला नंबर होता है उसको यहां लिख देते हैं, 15 का स्क्वायर 225, चेक कर लो। जैसे 42 25 का रूट पूछा तुमसे, लास्ट में 25 है तो यहाँ 5 लिख दो आंख बंद करके। किन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर की मल्टीप्लाई करके 42 आ रहा है, 6 7 जा 42 होता है। छोटा वाला नंबर क्या है 65। समझ में आया। अब जैसे आपके पास 306.25 का आपको निकालना, तो पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसका मतलब 306.25 बट्टे 100 है। 100 का तो स्क्वायर रूट आपको पता 10 आ जाएगा। यहाँ 25 है तो यहाँ 25 की 5 लिख दो। 306 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके आएगा, 17 मल्टीप्लाई 18 आता है, 17 लिख दो यहाँ पर। तो ये करोगे तो 17 पॉइंट क्या हो गया 5 हो गया। समझ में आया। ये तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा भाई। डन है। अच्छा ये पार्ट हो गया, यहां से आपको एक नंबर मिलेंगे निकालने के। दूसरा पूछा है इधर देखो, डिटरमाइन द फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट। फ्लोर एरिया, फ्लोर को क्या होगा, कौन सी शेप का होगा, सर्कुलर होगा कि नहीं होगा भाई, सिलेंडर है ना। फ्लोर एरिया, फ्लोर तो सर्कुल, यहां पे सर्कुल नहीं सर्कल, सर्कल का एरिया बता दो। रेडियस क्या होगी उसकी 14, मुझे लग रहा है 616 आ रहा है क्या, ठीक है। फ्लोर एरिया, फ्लोर सर्कुलर तो होगा सिलेंडर का, वो तो तुम्हारा दिमाग चेक कर रहा है, वो 616 है। अगला पूछा है कितना कपड़ा लगा है इस टेंट को बनाने में। कितना कपड़ा लगा है, इसका मतलब सीएसए ऑफ कोन, कोन का सीएसए होगा प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर। देखो जब भी टेंट बना होगा, सुनो इधर, टेंट बना होगा तो नीचे ये सिलेंडर नीचे सिलेंडर है, ऊपर कोन है, तो कपड़ा यहां थोड़ी बिछाया, कपड़ा केवल कर्व में तो बिछा है, केवल कर्व में बिछा है, प्लस ऊपर का भी कर्व बिछा है। तो ये जो टोटल टेंट निकलेगा, ये निकलेगा सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस कोन। और ये दोनों निकाल पाओगे मुझे लग रहा है, निकाल दोगे ना, पक्का पक्का बच्चों, पक्का बोलो हाँ जी, ठीक है। इसमें दिक्कत तो नहीं कोई बेटा। सीएसए ऑफ मेकिंग, टेंट बनाने में कितना कपड़ा लगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस कोन। कैसे, क्योंकि ये जो सिलेंडर है इसका केवल कर्व भी तो बिछाया गया होगा, नीचे दरी थोड़ी बिछाई गई होगी, या वहां कपड़ा थोड़ी यूज किया होगा, और ऊपर इसका सीएसए। ये बात मैंने बता रखी है आपको। चलो एक एमसीक्यू और करते हैं, फिर एक इक्का दुक्का। चलो, a solid cube is of side 14 centimeter, sphere of maximum diameter is carved out। sphere देखो अगेन बोलूंगा कि अगर क्यूब की साइड 14 सेंटीमीटर है तो स्फेयर जो होगा उसकी डायमीटर भी कितनी होगी 14 ही होगी, उसकी डायमीटर 14 होगी, रेडियस नहीं, 14 डायमीटर होगी उसकी। तो जो स्फेयर होगा उसकी डायमीटर भी क्या होगी 14 होगी, तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी 7, यही तो होगा। तो इसका क्या पूछा है, अच्छा रेडियस पूछी है यार, हट। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या पूछ रहे हो भाई सीबीएसई, कुछ तो लिहाज रखो।
अरे लगाते हैं यार, कुछ तो थोड़ा थोड़ा सा तो बच्चों को वो करो यार। अब तुम बोल रहे हो कि सर ये तो आप उससे ले आए हो बेसिक से, भाई सर उठा के देखना स्टैंडर्ड क्या है ये सारे, ठीक है, PYQ से। चलो अगर ये सवाल MCQ में आ जाए इस बार, क्या होता होगा आंसर? अगर MCQ में आ गया, दिमाग में लगाना, अगर वॉल्यूम 25 दिया है तो साइड कितनी हो जाएगी? 5, तो क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर, यानी कि 250। अब बताता हूं कैसे, बहुत ध्यान से देखना। अगर MCQ में होता कर लेते, विद इन सेकेंड आ गया आंसर। चलो अब समझते हैं। 2 क्यूब है, एक का वॉल्यूम कितना है? 2 क्यूब है। अगर वॉल्यूम, अगर आपको क्यूब का वॉल्यूम अगर दिया है 125, तो साइड क्या हो जाएगी? वॉल्यूम होता क्या है? साइड का क्यूब बराबर 125, तो साइड क्या हो जाएगी? साइड क्यूब बराबर में 125 को 5 का क्यूब लिख सकता हूं। क्यूब से क्यूब कट गया, साइड क्या आ गई? 5, साइड 5 आ गई। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों क्यूब को जोड़ करके क्यूबॉइड बनाता हूं, क्यूबॉइड बनाता हूं, तो उसकी ब्रेथ तो वही रहेगी जो 5 क्यूब की रही होगी, और उसकी हाइट भी वही रहेगी जो क्यूब की रही होगी, लेकिन उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। 5 + 5 क्या हो जाएगा? 10। समझ में आई बात ये? तो लेंथ हो गई 10, ब्रेथ हो गई 5, और हाइट हो गई 5। अब निकाल दो टोटल सरफेस एरिया, निकाल दो। TSA ऑफ क्यूबॉइड 2 LV BH HL, निकाल दो, उसको कैलकुलेट करो। 250 मीटर, कितना सेंटीमीटर दिया है तो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। और मैंने इसको MCQ करने का तरीका बता दिया था, मैंने आप लोगों को, ये कर देना है। डन है, MCQ करने का तरीका बता दिया था। डन है बच्चों? आप बोलेंगे हाँ जी सर चीजें क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत? L10 कैसे हो गया? अगर मान लो इनका साइड सेम है, ये भी 5 का है, 5 का, जब जोड़ूंगा तो लंबाई 10 नहीं हो जाएगी? हाइट सेम ही रहेगी देखो, और चौड़ाई भी सेम रहेगी। डन है? पहला देखो, जो आप मेरे सामने बैठे हो, आप लोग को तो मैं समझता हूं। क्या समझता हूं? यही समझता हूं कि जो मैंने आज आपको होमवर्क दिया है, ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट बैच वाली वीडियो कंप्लीट करनी है। टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम वाली की जो वीडियो उसको कंप्लीट करनी है, प्लस ये स्लाइड मैं आपको भेज रहा हूं। ये स्लाइड एक बार चेक कर लेना कि इसके ये वाले सवाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कौन से वाले? ये वाले। मैं एक बार सवाल दिखाता हूं आपको, आप मानोगे नहीं कि सर वही घुमा फिरा की चीजें आ रही हैं क्या? वही घुमा फिरा की चीजें आ रही हैं क्या? हाँ सर वही आ रही है। तो इसीलिए आप लोगों को करना है ये, ठीक है। 6-7 घंटे पढ़ाकर मैं भी पढ़ा सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बट वो टाइम वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, उन चीजों को जब खुद नहीं लिखोगे, तो आप एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर मैं आपको सुबह 4 बजे ही बोल दूं ना ये आएगा, फिर भी आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक खुद अपने पेन से प्रैक्टिस नहीं करोगे, घिसोगे नहीं, तब तक नहीं लिख पाओगे। मिलता हूं अगली क्लास में, जहां हम ट्राइंगल की प्रूविंग करेंगे। अगेन बोलूंगा, ट्राइंगल की प्रूविंग पुराने वाली वीडियो से पहले करके आना, ज्यादा अच्छा चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 2 दिन लूंगा, काफी कराऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।